चलो भाई शुरू करें फिर, है ना क्लास आज की। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पिछले क्लास तक हमने पढ़ लिया था फिनॉल की और अल्कोहल की अम्लीयता। ठीक है, फिनॉल भी क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, और अल्कोहल भी। और जल जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। फिनॉल अल्कोहल और जल से दोनों से भी अधिक अम्लीय होता है। वो ऐसा इसलिए होता था, याद होगा आपको, कि फिनॉल में तो था क्या, फिनॉल में ये था कि आपके पास जो ये होता है ना बेंजीन, इस पर जो हमारे पास OH समूह है, दिख रहा है, OH समूह जो हमारे पास है, इसमें अगर O और H की बात की जाए, किसकी, H की OH ध्रुवणता की, तो जो मेरे पास ऑक्सीजन है और जो H है, इसके बीच में क्या होगा, ध्रुवणता बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताओ, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर जो आपके पास क्या है, लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर कहां जाएगा बताओ, अनुनाद में। और ये बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, अनुनाद के कारण जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु, इस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर धनावेश आता है। क्या आता है, अब अगर धनावेश आ गया तो ऑक्सीजन उसे कम करना चाहेगा, और ऑक्सीजन उस धनावेश को कम करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से H का निकलना आसान हो जाएगा। ये काम मेथिल अल्कोहल में नहीं होता है, जल में नहीं होता, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है। और पढ़ते हैं एंटार्क्टिक लाइन टू लाइन, देखो क्या कहता है, कहता है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जिससे OH आमंड की ध्रुवणता बढ़ती है। ध्रुवणता मतलब प्लस माइनस बढ़ गया उसके बीच में, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल की अपेक्षा, क्या कह रहा है, अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल की आयनन, मतलब फिनॉल के आयनन में, आयरन का मतलब होता है H का निकलना आसान हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा पता है, ये आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसका अस्थायित्व बेंजीन में अनुनाद के कारण बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, सबको याद है ना, ये चीज ध्यान रखना। देखो तो बेंजीन में क्या होता है, अनुनाद, उसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये स्थायी हो जाता है। ठीक है, क्यों होगा सॉरी, स्थायी क्यों होगा, ये जो नेगेटिव आयन है ना, ये इस पे घूमने को निकल देगा। ऐसा अल्कोहल में नेगेटिव बनता है। देखो अगर ये R होता और O नेगेटिव, ये क्या है, एल्कोक्साइड, ये फिनॉक्साइड। एल्कोक्साइड में ये जो आवेश है, ये विस्थानित नहीं होता, ये स्थानित ही रहता है, मतलब एक ही जगह रहता है। जबकि फिनॉल में जो बनता है फिनॉक्साइड आयन, वो होता है विस्थानित, मतलब ये घूमने को निकल लेता है। ठीक है ना, इसलिए वो ज्यादा है अम्लीय। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, वृद्धि होती है। हम एल्कोक्साइड एवं फिनॉक्साइड आयनों के स्थायित्व के बारे में चर्चा करेंगे या जांच करेंगे। भाई ये कौन है बताओ, ये मेरे पास है एल्कोक्साइड आयन, और ये है कौन, फिनॉक्साइड आयन। दोनों की स्थायित्व को जांच करना है। जो ज्यादा स्थायी होगा वो क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, है ना। आओ क्या कहता है, देखो ये रहा, सुनो ध्यान से, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर स्थानगत होता है। स्थानागत मतलब एल्कोक्साइड में एक ही जगह रहता है। अगर मैं बात करूं CH3CH2O-, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये कहीं जाएगा थोड़ी, ये यहीं रहेगा, इसके पास ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं घूमने फिरने, कहीं नहीं जाएगा। तुम चाह रहे हो कि ये जो है घूमने को इधर आ जाए, तो नहीं जाएगा, तो नहीं। लेकिन फिनॉक्साइड में जो ऑक्सीजन परमाणु पर होगा लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर कहां जाएगा, तेल लेने, ओ सॉरी घूमने, वो मिस्टेक हो गया। ठीक है, मतलब वो अनुनाद में जाएगा। कहां जाएगा बताओ, अनुनाद में। ठीक है भाई, बताओ यार, कुछ भी निकल जाता है मुंह से, क्या पढ़ा है, क्या बनेगा मास्टर। देखो जबकि फिनॉक्साइड आयनों में क्या लिखा हुआ है, फिनॉक्साइड आयनों में विस्थानित, याद को बड़ा है विस्थानित, क्या है रे बोल, वेरी गुड, गोल्डन, गोल्डन सॉरी गोल्डन, विस्थानित होता है। ऋणावेश का विस्थानन, क्या बोला, विस्थानन का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन। समझ रहे हो, डीलोकलाइजेशन मतलब अपनी लोकेशन को चेंज करने वाला है कि नहीं, वही होता है।
संरचना 1 से 5 यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, और ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं कितनी बात, आपके नोट्स में ना ये लाइन मेंशन होना चाहिए। वैसे एनसीईआरटी का ना जो सेकंड बुक है, हर एक पेज हर एक लाइन क्या इंपोर्टेंट, समझा तू? नहीं समझ में आया, आ जाएगा, वेट कर, ठीक है? देख अब सुना के ध्यान से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तुमको अगर कभी कोई पूछेगा कि बताओ फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी होगा या एल्कोक्साइड आयन, आप बोलोगे फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी होगा। क्यों होगा स्थायी? क्योंकि फिनोक्साइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो विस्थानगत हो जाता है, उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से वो स्थायी होता है। एल्कोक्साइड आयन में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है? अब तो क्या बोलता है ये, फिनोक्साइड आयनों को अधिक स्थायी बनाता है, इसलिए फिनॉल के आयनन में सहायक होता है। यद्यपि फिनॉल में भी आवेशों का विस्थानन होता है, परंतु इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन की अपेक्षा फिनॉल अणु कम स्थायी होता है। ठीक है ना? ठीक है भाई, ये बात समझ में आ कि नहीं आया? तो ये जो लाइन यहां पर मैंने अंडरलाइन किया है ना रेड से, ये इस बात का प्रूफ है कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है। किसकी तुलना में? एल्कोक्साइड की तुलना में। ठीक है ना? अब अगर तुमसे कभी कोई बोले कि बताओ ये कौन है? मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल और फिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय होगा? आप कहोगे फिनॉल। क्यों बोलेगा? क्यों? तो हम बोलेंगे कि फिनोक्साइड आयन बनता है फिनॉल से, जो कि अपने अनुनाद के कारण अधिक स्थायी प्राप्त करता है, इसलिए वो एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है। ठीक है ना? फिर आपको ये अनुनाद स्ट्रक्चर बना करके दिखा देना है। ठीक है? और काम खत्म। ठीक है? अनुनाद इसका बनेगा नहीं एल्कोक्साइड आयन का। ठीक है? तो आपको जो आपने लिखा था पीछे कल, उसके बाद पॉइंट में आपको यहां से लिखना है। कहां से? यहां से एल्कोक्साइड आयन से लेकर के यहां तक लिखना है। ठीक है ना? ठीक है? और फिर आपको नीचे क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है ना? फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे कि अगर एल्कोहल पे या फिनॉल पे, एल्कोहल पे तो हो गया था, फिनॉल पे प्रतिस्थापी अगर जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा उसके एसिडिक नेचर। ठीक है ना? मिलते हैं अभी आपसे 2 क्षणों बाद, इतने प्रचार कर लूं। देखो अब हमको ये चेक करना है, चेक कर। ठीक है? देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है विस्थापित समूह। जब उसको कुछ अगर जुड़ता है, हम ये कहना चाह रहे हैं प्रतिस्थापित समूह जब फिनॉल पे होता है। फिनॉल समझते हो ना? देखो ध्यान से, हमारे पास एक फिनॉल है, अगर इस फिनॉल पे, ये फिनॉल हो गया, इस फिनॉल पे 2 प्रकार के समूह जुड़ सकते हैं। एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन अपना समूह होता है वो, और एक होता है CH3 वाले समूह जो इलेक्ट्रॉन की घनत्व को बढ़ाता है। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन देता, धकेलता है इलेक्ट्रॉन को। तो अब अगर ये समूह जुड़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा अम्लीय गुण पे? और अगर NO2 जैसा समूह हो गया तो क्या? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह। इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह EDG, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ठीक है ना? तो अगर फिनॉल पे ये जुड़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा अम्लीय प्रकृति पर, और अगर ये जुड़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना? मैं अभी तुमको एनसीईआरटी के तालिका की हेल्प से समझा भी दूंगा। ठीक है ना? सुनो, तो हमसे यहां पर बोला गया, देखो पढ़ते हैं, प्रतिस्थापित फिनॉल में नाइट्रो समूह, क्या बोला? ये NO2 होता है नाइट्रो समूह, ध्यान रखना। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनायक प्रत्याहार्य मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति, पावर। क्या करते हैं? उसको बढ़ा देते हैं। जब ऐसे समूह ऑर्थो पैरा स्थिति पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। आपको याद है हेलो एल्केन हेलो एल्कीन में, सॉरी हेलो एल्केन हेलो एरीन में
समझाया था कि हमारे पास अगर NO2 समूह ऑर्थो पे होगा और पैरा पर होगा तो ये अपना असर दिखाता है ज्यादा। समझ में आया कि नहीं? और अगर मेटा पे हो गया तो अपना असर दिखाता है कम। ये मैंने समझाया था डिटेल में। तुम थे भाई उस समय पे? नहीं था ये शायद, था ये शायद। अच्छा ठीक है। अभी तो पढ़ा है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर ऑर्थो पैरा पे अटैच है नाइट्रो समूह तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति इसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना? पैरा पे होगा तो भी और ऑर्थो पे होगा तो भी, लेकिन अगर मेटा पे होगा, देखो ये आगे ध्यान से देखो। अब ये मेरे पास इधर फिनॉल हो गया और यहाँ पर NO2। देखो ध्यान से, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये दो, एक ये तीन। इस तीनों में सबसे अधिक अम्ल कौन होना चाहिए आपके अनुसार? इनकी सबसे ज्यादा होगी, थोड़ी कम इसकी और सबसे कम इसकी, ठीक है ना? ठीक है भाई? ठीक है भाई, दिख गया? तो आपको ने ध्यान रखना है कि नाइट्रो समूह, अच्छा अगर मिथाइल समूह जुड़ गया, लाइनिंग आ रही है, तो अगर इस पे मान लो क्षेत्रीय समूह जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह भी अगर मान लो जुड़ गया तो भी प्रभाव यही रहेगा, ठीक है ना? कहने का मतलब ये भाई साहब कि ऑर्थो पैरा पर प्रभावी होता है, ठीक है, इफेक्ट। अब क्या बोलता है? इसका कारण फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो एवं पैरा स्थान पर क्या लिखा है? ऋणावेशों का प्रभावी विस्थापन होता है। जब आप लोग ना हेलोएल्केन और हेलोएरीन में पढ़ रहे थे आप लोग, तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतर करके आते हैं ऊपर से, यहां से, ये मान लो फिनॉल है तो ये ऑर्थो पे तो जाएगा, मेटा पर तो होता ही नहीं है, और पैरा पर आता है। ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थापन, ठीक है ना? और जबकि मेटा पर नहीं होता है ना? तो यह बात आपको ना आराम से समझ में आ जाएगा। देखो इसीलिए जोर देकर के ना वहां पे तुम्हें समझाया था मैंने कि यहाँ पर ध्यान से पढ़ लो, आगे काम आएगा और आगे और काम आएगा, ठीक है ना? फिर क्या बोला इसमें, देखो ध्यान से, ऑर्थो एवं पैरा पर इलेक्ट्रॉन के जो ऋणावेश होते हैं वो प्रभावी अधिक होते हैं क्योंकि वहां पर विस्थापन प्रभावी होता है। दूसरी ओर एल्कीन समूह बात कर रहे हैं, एल्कीन कौन होता है भाई? अरे एल्कीन समझ में आया? EDG CH3 C2H5 है ना, ऐसे ये एल्कीन समूह होते हैं। अगर ये जुड़ गए, ये आपको ना इधर फिट करना है, इसको रखना नहीं कुछ भी, ठीक है? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन अपना समूह अगर अटैच है तो इलेक्ट्रॉन वो खींचता है, उससे क्या होगा? बढ़ेगा अम्लीय गुण, ठीक है ना? और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपना समूह होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, ठीक है ना? क्योंकि उतना ही और तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब अगर एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता वाले जो देने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर उनकी संख्या बढ़ गई तो फिनॉक्साइड आयन बनने में सहायक नहीं होते, ठीक है ना? वो स्थायी के बजाय अस्थायी कर देते हैं उसको, ठीक है ना? तो इसलिए क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है। फिनॉल की अपेक्षा क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है क्रिसॉल। क्या होता है पता है? अगर फिनॉल पे OH लगा है और उसके ऊपर लग गया CH3, इसे बोलते हैं क्रिसॉल, ठीक है ना? और अगर मान लो फिनॉल ही है और अगर मेटा पे लग गया CH3 तो जैलीन बोलते हैं, ठीक है ना? खैर वो बात की बात है ना, इसे बोलते हैं क्रिसॉल, या फिर आप इसको बोलोगे एम क्रिसॉल। क्या बोलोगे? एम क्रिसॉल बोलते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, मेटा, ठीक है? और ये जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि ये CH3 ग्रुप जुड़ता है ना, ये क्या करता है पता है? ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो फटाफट कॉपी करके फिर बढ़ते आगे, ठीक है? अम्लीय गुण हम लोग एक चीज और देखते हैं, पीके मान। क्या देखते हैं? पीके मान कैसे निकालते हैं ना, आप इस बारे में मत सोचो, बस ये ध्यान रखो कि जिस यौगिक का पीके मान जितना ज्यादा होगा उतना ही कम अम्लीय होगा, ठीक है ना? मैं भी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है पीके मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। क्या होगा? उतना ही। इस बात को यहाँ घुसा दो अगले चैप्टर में, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा ना, इथेनॉइक अम्ल आएगा, अगला जो है चैप्टर, वहां पर हम लोग करेंगे तुलना, तो वहां पर पीके मान बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है ना? छाप लो, पढ़ते आ जाएगा, ठीक है? कॉपी करो। हाँ और क्या? अरे ये नोट्स तुम लिखो यार,
ये मैंने तुमको अभी समझाया ना, तो आपको ये लिखना है कि प्रतिस्थापित फिनॉल में कैसे, सर जी लेखन करो। मतलब प्रतिस्थापित फिनॉल में कैसे ना चेंज होता है। ये डिक्टो इंपोर्टेंट लाइन है बुक की, एनसीईआरटी की, छापो इसको। ठीक है भाई, सब गए, सब गए ना। आप इसमें एक चीज और कर लो ऐड, देखो फटाफट से। अम्लीय शक्ति, अम्लीय सामग्री, सामर्थ्य को, सामर्थ्य, सामर्थ्य, ठीक है ना। क्या होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है पी के मान के। बहुत बार क्या होता है ना, हमें पी के मान दे देता है और बोलता है बताओ कौन होगा अधिक अम्लीय, ठीक है ना। तो हम उसके आधार पे ना बता पाते हैं, पता हो तो हमको केवल इतना पता होना जरूरी है कि पी के मान अगर बढ़ेगा तो अम्लीय शक्ति घटेगा। हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और पी के मान में कैसा है, व्युत कर्मानुपाती। हो गया भाई। आओ देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन हमारे पास बेहतरीन सा जी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, ये देखो ध्यान से एग्जाम्पल देखो जी। कह रहा है हमसे निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। देखो सबसे पहले आएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोले बढ़ते हुए ना, तो पहले सबसे कम, अच्छा सबसे कम लेना ना अम्लीय। देखो तो सब में कम आएगा। प्रोपेन एक और लिखा है ना, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे सबसे ज्यादा होगा ये, सबसे अधिक होगा। हाँ जी। सबसे कम कौन होगा पहले बताओ, इसमें प्रोपेन बनोल है ना। फिर दो ध्यान से 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 5 डाई नाइट्रोफिनॉल फिनॉल, फिर 4 मेथिल फिनॉल। सबसे पहले कौन है बताओ, प्रोपेन आएगा पहले, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे कम अम्लीय कौन आएगा बताओ, कौन आएगा, प्रोपेन। कौन आएगा बताओ, प्रोपेन। यहां पर ई नहीं आएगा बस, ना प्रोपेन एक ऑल सबसे कम होगा अम्लीय जी। उसके बाद बताओ कौन होगा, 3 नाइट्रोफिनॉल ना ना बच्चा, 4 मेथिल फिनॉल, 4 मिथाइल, हाँ जी ठीक है ना, फिनॉल होगा। अच्छा उसके बाद कौन होगा बताओ, अभी मैं सबको समझाऊंगा भी, ठीक है ना। इसमें क्या लाइन आगे देखो, इसके बाद आएगा मेरे हिसाब से फिर कौन आएगा बताओ। देखो अब आएगा मेटा वाला, नाइट्रो डाई नाइट्रो फिनॉल आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, एक नाइट्रो, यहाँ पर 2 नाइट्रो, तो एक वाला थोड़ा कम होगा। तो फिर क्या आएगा, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो फिनॉल। अच्छा सो फिनॉल आएगा, फिनॉल, अरे फिनॉल आएगा ना। फिर कौन आएगा बताओ, फिर आएगा 3 नाइट्रोफिनॉल, वो मैं बोला 3 दिखाने ही नहीं है फिनॉल, ठीक है 3 नाइट्रो, फिर फिनॉल आएगा, ठीक है ना। फिर कौन है बताओ, फिर 2 वाला आएगा, 3 5 मत कर, 2 4 लगा दूंगा, 9 2 11 हो जाएगा। मैथ में बोलते हैं धमकी देना। 3 5 डाई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है भाई, फिनॉल। अच्छा और कौन आएगा बताओ, 2 4 6 नाइट्रोफिनॉल, हाँ 2 4 6 ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। और जो इस साल का यूपी बोर्ड का सैंपल पेपर है ना, हाँ जी, वो भी उसमें भी क्वेश्चन है ऐसा, 1 नंबर में पहले दे रखा है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाँ तो करना क्या है इसमें, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज, ध्यान रखना, आना चाहिए सबको ये लाइन। देखो भाई देखो, पहले बताओ इतना हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। आगे बढ़े अब हम लोग। अब देखो ये ऐसा हुआ क्यों, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया ना, CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया OH। ये तो वैसे कम होगा अम्लीय। इसके बाद में कौन आया बताओ, इसके बाद में आ रहा है कौन बताओ, फिनॉल, मेथिल फिनॉल है ना। अब ये फिनॉल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बताओ, CH3 हो गया। अब CH3 करता क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दे देता है, तो इसकी अम्लीय शक्ति क्या होगी और कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा देखो, अब मेरे पास फिनॉल है, तो फिनॉल तो अपने आप में होता है कैसा है, अम्लीय होता है। अब अगर फिनॉल पे जुड़ गया कौन भाई, नाइट्रो, इससे एक नाइट्रो क्या हुआ इस पे ऐड हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इस पे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, खींचेगा ना। जब इस पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा बेंजीन पे, तो इसकी अम्ल गुण बढ़ जाएगा। उसके बाद कौन आया बताओ, फिर हमारे पास में आया फिनॉल फिर से, लेकिन कितने, 2 नाइट्रो ग्रुप हो गया इसके पास, यहां पर भी लगा दिया इसने और यहां पर भी लगा दिया, है कि नहीं। अब बताओ यहां पर एक नाइट्रो मिलकर के क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घर को खींच रहा है, यहां मिलकर 2 खींच रहा है कि नहीं। तो जब ये खींच रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो रहा है बताओ, 3 5, अच्छा 3 5 है ना नाइट्रो, तो 3 5 है इसमें, मिथाइल में मुझे 5 पे आएगा, तो 3 यार हो गया CH3 और यहाँ पर 5 होगा इधर, ये हो गया। ऐसी हुई हो मिथाइल में 4 पे आएगा। हाँ मिथाइल अच्छा मिथाइल 4 पे है, बिल्कुल। चलो 4 पे कर लेते हैं कोई, 4 मतलब यहाँ पर होगा, इधर है ना। देखो तो ऐसी 3 पाएगा, NO2 3 पे आएगा, NO2 3 हाँ? पाएगा। मेटा पे आएगा। CH2 नहीं। NO2 तू ठीक है ना, सुबह जाओ देखो। अब क्या हुआ, NO2 ये तो बोल रहा हूँ मैं। NO2, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 मिलकर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, तो इसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी, इसकी डेंसिटी और कम हो गया। जब डेंसिटी कम हो गया अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट में कौन है बताओ, पिक्रिक अम्ल 2 4 है ना, 2 6 4 6 वो 2 4 यही तो है पिक्रिक अम्ल, इसीलिए बार बार पूछते हैं टीचर लोग। 6 पिछले बार आए बहुत सारे मास्टर, सबने यही पूछा बच्चों से, जनता में भी, तुम्हारे स्कूल में भी और बहुत जगह भी जाने में, वहां भी उन्होंने भी। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया पिक्रिक अम्ल। अरे समझे क्या नहीं, क्वेश्चन भैया बस 1 2 ही पूछेंगे वो, ठीक है, उनकी मर्जी होती है, ठीक है भाई। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब मेरे पास तो क्या है, अब मेरे पास है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एस्टर बनता है भैया, एस्टर। तो लिखो हेडिंग एस्टरीकरण, छापो हेडिंग, लिखो हेडिंग, ठीक है भाई। तो एस्टरीफिकेशन अपन लोग पढ़ते हैं ना अगली क्लास में, ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ पे एक अच्छा टॉपिक आएगा, सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन, डिस्प्रिन की बहन आ गई, ठीक है ना। एस्पिरिन पीड़ा नाशक, ये क्या होता है, एस्पिरिन पीड़ाहारी होती है, मतलब दर्द नाशक, बोलते हैं ना पेन किलर, यस सर। ये गुण रखता है पीड़ाहारी, शोथनाशी एवं ज्वरनाशी, बुखार को भी उतारती है, ये सूजन कम करती है, गुण धर्म वाली होती है एस्पिरिन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन काम आता है, डिस्प्रिन की बहन एस्पिरिन, ठीक है, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल, ये ध्यान रखना भाई, सैलिसिलिक अम्ल वो था ना तुम्हारा क्रीम जो दिया था मैंने आपको, देखो उसमें लिख रहा है सैलिसिलिक अम्ल, लिख रहा है सैलिसिलिक एसिड, लिख रहा है इसके ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा गुण वाली होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा मेडिसिन ही तो लगता है उसके ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना वो पूरा मेडिसिन काम आता है। तो सैलिसिलिक अम्ल ये रहा, देखो ध्यान से, और ये क्या है एस्पिरिन, इधर एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल बनता है, बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो अपन लोग ना आज ये तक रखते हैं, ठीक है, अपन बढ़ेंगे अगली क्लास में डिटेल में, ठीक है ना। एस्ट्रिफिकेशन समझाऊंगा और अच्छे से और बताऊंगा, ठीक है ना। चलो थैंक यू, धन्यवाद, है ना, याद है देखने के लिए वीडियो को, थैंक यू।